नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। आज हम लोग इस लेक्चर में ये जानेंगे कि आखिरकार गाजा जो स्ट्रिप है ये ओपन जेल के अंदर कैसे कन्वर्ट हो गई और ये ओपन जेल होते हुए आज जो है लिविंग हेल मतलब एक जीता जागता नर्क जो है वो कैसे बन चुकी है। कुछ हम लोग तथ्यों की बात करें, कुछ प्रूफ की बात करें, किस तरीके से ये जो गाजा स्ट्रिप है वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला क्षेत्र है, लेकिन किस तरीके से ये आज पूरा का पूरा एक ओपन जेल के अंदर, प्रिजन जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका कुछ बैकग्राउंड जो है वो बता देता हूं। डेविड कैमरून जो है, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने 2010 के अंदर एक बात कहा था कि गाजा जो है वो एक ओपन प्रिजन की तरह है, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है। आप लोग जेल को क्या समझते हैं? जेल वो होता है जहां पर आपको मजबूरन जो है रखा जाता है, चारों तरफ दीवार होती है, आप चाहकर भी उससे बाहर जो है वो नहीं निकल पाते हैं। कुछ यही हालात जो है वो गाजा स्ट्रिप पर बने हुए हैं। डेविड कैमरून ने नहीं, इसके साथ में यूनाइटेड नेशंस और उसके सदस्य देशों ने भी गाजा स्ट्रिप को एक ओपन जेल जो है वो कहा है। चलिए सबसे पहले हम लोग गाजा स्ट्रिप के बारे में देखते हैं। गाजा स्ट्रिप आप लोग यहां पर देखेंगे तो इजराइल का जो क्षेत्र है उसके बिल्कुल पश्चिम के अंदर आप लोगों को गाजा स्ट्रिप देखने को मिलेगी। ये जो गाजा स्ट्रिप है ये इतना घना बसा हुआ है कि विश्व के जितने भी हाई डेंस पॉपुलेशन एरिया है उनमें से एक गाजा स्ट्रिप को माना जाता है। तो ये गाजा स्ट्रिप जो है यहां पर आप लोग देख रहे हैं, तो बेसिकली लड़ाई जो है वो यहीं पर अभी जो है रिसेंटली चल रही है। तो गाजा स्ट्रिप की अगर हम लोग बात करें तो ये 41 किलोमीटर लंबा जो है वो एक क्षेत्र है, इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 410 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर ये एक छोटा सा स्ट्रिप है जहां पर लगभग 23 लाख जनसंख्या रहती है। 22 लाख से अधिक जनसंख्या यहां पर रहती है, लगभग 23 लाख के आसपास। अगर इसमें पूरी हम लोग जियोपॉलिटिक्स को देखें तो ये आता है पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी के अंतर्गत आता है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ऑस्लो अकॉर्ड, ऑस्लो अकॉर्ड का मीन्स है कि 1993 के अंदर एक एग्रीमेंट होता है व्हाइट हाउस के अंदर अमेरिका में। पहले तो सोचने की बात यह है कि जब भी कोई एग्रीमेंट करना होता है किसी भी देश को तो वो भागकर जो है वो व्हाइट हाउस के अंदर जाकर उस एग्रीमेंट को करते हैं। चाहे हम लोग अब्राहम अकॉर्ड की बात करें, ऑस्लो एग्रीमेंट की बात करें, तो ऑस्लो एग्रीमेंट जो है वो 1993 के अंदर होता है। और ये एग्रीमेंट होता है किस किस के बीच में? एक तो होता है पैलेस्टाइन के बीच में और इजराइल के बीच में। इसमें ये डिसाइड किया गया था कि बेसिकली ये जो पूरा का पूरा गाजा स्ट्रिप का क्षेत्र है ये पैलेस्टाइन को दे दिया जाएगा और इजराइल जो है इसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं करेगा। लेकिन फिर हमास जो है इसको बहुत ज्यादा यहां पर प्रॉब्लम होती है, जिसकी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। डिफैक्टो मींस वास्तव में यहां पर रूलिंग किसकी है? तो हमास जो है वो यहां पर जुलाई 2007 से रूलिंग कर रहा है, क्योंकि 2006 के अंदर जब इलेक्शंस होते हैं तो हमास जो है वो बहुमत एक मेजोरिटी के साथ में पार्टी निकलकर सामने आती है, जहां पर कई सारे लोगों का समर्थन जो है हमास को मिलता है। इसीलिए जो पैलेस्टाइन है ये अपने जो है कदमों को पीछे हटा लेता है और वहां पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो हमास के आने के बाद ये जो गाजा स्ट्रिप है वो हमास के एडमिनिस्ट्रेशन में रहती है और इसको क्लेम कौन करता है? पैलेस्टाइन जो है इसको क्लेम करता है। लेकिन देखिए यहां पर अगर हम लोग देखें तो पैलेस्टाइन जो है वो यहां पर एथनिक ग्रुप है, अरेबिक जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है। 99% जो लोग हैं वो सुन्नी इस्लामिक मानते हैं ऑफिशियली, और 1% जो है वो कौन है? क्रिश्चियनिटी को मानने वाले। ये एरिया ज्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 141 स्क्वायर माइल्स के अंदर है और लगभग 23 लाख की जनसंख्या जो है यहां पर बसती है। इसलिए हम लोग हाई डेंस एरिया जो है वो इसको कह रहे हैं। सबसे पहले हम लोग अगर इसकी पृष्ठभूमि को देखें तो जब ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में था 1923 से 1948 तक, तब यहां पर कुछ ज्यादा हलचलें जो है वो देखने को नहीं मिली थी। लेकिन 1948 के अंदर ये पूरा का पूरा पैलेस्टाइन गवर्नमेंट के अंडर में आ जाता है। 1959 से लेकर 1967 तक इजिप्टियन ऑक्यूपेशन यहां पर रहता है। तो ये जो गाजा स्ट्रिप है यहां पर मिस्र का अधिकार रहता है 1967 तक, लेकिन 1967 के अंदर ही इजराइल जो है इसको ऑक्यूपाइड कर लेता है। लेकिन ऑक्यूपाइड करने का तरीका बड़ा जबरदस्त रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं 6 डे वॉर। ये जो वॉर है वो 1967 के अंदर होती है, जो कि 6 दिन चलती है। इसमें जो है इजराइल ने बड़ा कमाल किया था। कमाल ऐसे किया था कि एक तरफ इजराइल अकेला था और बाकी तरफ यहां पर आप लोग देख सकते हैं अरेबियन कंट्री, जिसके अंदर इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, लेबनान और पाकिस्तान जो है वो एक माइनर इन्वॉल्वमेंट के तहत यहां पर शामिल होते हैं। इजराइल एकमात्र अकेला देश होता हुआ भी इन तमाम देशों को हरा देता है, लेकिन ये जो हार है वो इन अरब नेशंस को बर्दाश्त नहीं होती है, खास तौर पर
ये जो आप लोग देखते हैं सऊदी अरब, इसको ये हार बर्दाश्त नहीं होती है। साथ में ही ईरान भी आप लोग जो है, इराक, ईरान, ये आप लोग देखेंगे यहां पर। तो आज अगर हमास के साथ में कोई है तो वो कौन है? वो है सऊदी, इराक, कतर, ये इसके साथ में आज बने हुए हैं। तो 6 डे वॉर जो है वो आज भी एक मोटिवेशन की तरह काम करता है यूथ के अंदर। तो इसने पूरा का पूरा जो है सिनेरियो चेंज करके रख दिया था। हमने जब लेक्चर को शुरू किया था तो 2 टर्म हमने डिस्कस करने के लिए कहा था कि आखिरकार हम लोग जो गाजा स्ट्रिप है इसको ओपन एयर प्रिजन जो है वो कहते क्यों है। देखिए, प्रिजन का मीन्स है कि चारों तरफ से ये दीवार से घिरी हुई है, ठीक है। तो यहां पर प्रिजन का मतलब यही है। लेकिन ये जो है वो आखिरकार इतना चर्चा में क्यों है? आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि ये गाजा स्ट्रिप जो है वो चारों तरफ से किसी ना किसी, चाहे हम लोग स्टील जो वायरिंग होती है, फेंसिंग होती है, उससे या फिर दीवार से जो है घिरी हुई है। यहां पर ये जो फेंसिंग की है पश्चिमी किनारे पर, जो कि भूमध्य सागर से मेडिटेरियन सी से लगता है, इजराइल ने ये पूरी की पूरी फेंसिंग कर रखी है विद द हेल्प ऑफ यूएसए। इसके साथ में ये जो फेंसिंग है ये भी इजराइल की है और ये जो फेंसिंग है ये भी इजराइल की है। मात्र ये जो यहां पर फेंसिंग आप लोग देख रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रफा क्रॉसिंग, ये मिस्र के कंट्रोल के अंदर है। ये जो यहां पर आप लोग क्रॉसिंग देख रहे हैं, मतलब अगर गाजा स्ट्रिप से बाहर निकलना है किसी को, अगर वो दक्षिणी क्षेत्र से, साउथ रीजन से बाहर निकलना है, तो इजिप्टियन जो गवर्नमेंट है उससे आपको वहां पर जो है परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन अगर पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र से बाहर निकलना है तो उत्तरी क्षेत्र को, नदन जो क्रॉसिंग है इसको हम लोग कहते हैं इरेज क्रॉसिंग, और यहां से इजराइल की मदद से आप लोग निकल सकते हैं परमिशन से ही। और ये जो पूर्वी है इसको हम लोग कहते हैं अबू सलेम क्रॉसिंग। तो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर जो है पूरी की पूरी फेंसिंग की हुई है, पूरी की पूरी दीवार है, यहां पर 7 फीट ऊंची दीवार है ये, और इसके साथ में यहां पर भी जो है वो फेंसिंग की हुई है। इधर जो है मिस्र ने कब्जा कर रखा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको ओपन प्रिजन का नाम दे रहे हैं। तो डेविड कैमरून ने जो बात कही थी वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है वो हमको यहां पर सही होती हुई दिखाई दे रही है। इस पिक्चर के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो दीवार है वो मेडिटेरियन सी के पास में है, जहां पर इजराइल जो है वो पूरी तरीके से अपना कंट्रोल जो है वो एस्टेब्लिश करके रखता है, ताकि कोई भी जो है यहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं हो पाए। मान लीजिए कि कल को कोई भी देश जो है वो गाजा स्ट्रिप को हेल्प करना चाहे, तब चाहकर भी वो गाजा स्ट्रिप को हेल्प ना कर पाए, इसलिए इजराइल ने जो है यहां पर दीवार खड़ी करके पूरी तरीके से इस पर कंट्रोल ले रखा है। लेकिन अब ये जो ओपन एयर प्रिजन है ये लिविंग हेल के अंदर, एक नर्क के अंदर कैसे तब्दील हो चुकी है, उसके बारे में अब हम लोग जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर ये जो पिक्चर आप लोग के सामने है ये बेसिकली पिक्चर है 1993 की, जिस समय ऑस्लो एग्रीमेंट होता है। मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया है कि ऑस्लो जो एग्रीमेंट है इसको हमास ग्रुप मानने से इनकार कर देता है। लेकिन ये इनकार किस तरीके से होता है? जब 1993 के अंदर पैलेस्टाइन जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर कंट्रोल स्थापित करती है गाजा स्ट्रिप के ऊपर, लेकिन 2006 के जो इलेक्शंस होते हैं वो काफी निर्णायक होते हैं, जहां पर हमास को बहुमत हासिल होता है और वो जो है वो अपनी गवर्नमेंट को रन करता है। ये चीज जो है वो पैलेस्टाइन को बर्दाश्त नहीं होती है। यहां पर 2 पार्टी जो है, एक तो है हमास और एक है फतह। तो फतह जो है वो आज भी आप लोग देखेंगे कि जो जेरूसलेम वाला क्षेत्र है, वहां पर पैलेस्टाइन वाला क्षेत्र है, वहां पर अपनी गवर्नमेंट को रन करता है, जबकि हमास जो है वो गाजा स्ट्रिप के ऊपर जो है अपनी गवर्नमेंट को रन करता है। तो गाजा स्ट्रिप जो है वो किसके एडमिनिस्ट्रेशन में है? हमास के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है। अब ये दोनों जो है वो एक दूसरे से अब क्या हो जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। ये पक्ष है, विपक्ष जो है वो एक दूसरे के हो जाते हैं। अब बेसिकली ये नर्क में किस तरीके से कन्वर्ट हो चुका है? मान लीजिए कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, आपकी जो फूड ग्रेन्स की सप्लाई है, आपकी हॉस्पिटलिटी जो है उसको क्या कर दिया जाता है? पूरी तरीके से बंद अगर कर दे। जैसे हम लोग कहें कि वाटर के लिए गाजा स्ट्रिप जो है वो किसी और के ऊपर डिपेंड है, और वो कौन सा है? इजराइल है, क्योंकि वहां पर 78% जो नलों के अंदर पानी आता है वो पूरा का पूरा अनफिट रहता है फॉर ह्यूमन कंजप्शन। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी गाजा स्ट्रिप के लोग पानी पी रहे हैं वो पूरी तरीके से खराब ही आता है। इसके बाद में अगर फूड की बात करें तो लगभग 85 से 90% जो फूड है, फूड ग्रेन है, वो बाहर से ही इंपोर्ट किया जाता है। वहां पर खुद जो है वहां पर उपजाते नहीं है। प्रोडक्टिविटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। चाहे हम लोग राइस की बात करें, कुकिंग ऑयल्स की बात करें, पल्सेस की बात करें, सभी को जो है इंपोर्ट किया जाता है। फिर बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी को इंपोर्ट करते हैं टोटली 101% जो है पूरा का पूरा वो इंपोर्ट जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए बाहर से अगर कट ऑफ भी होता है तो पूरा का पूरा गाजा जो है वो क्या हो जाता है? वहां पर पावर कट जो है वो हो जाता है। ठीक है, अच्छा, कुछ हद तक जो है इन्होंने अब धीरे धीरे वहां पर पावर को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है।
मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की बात करें तो गाजा प्रोड्यूस वेरी फ्यू मैन्युफैक्चरिंग गुड्स डोमेस्टिकली। बहुत कम प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको मैन्युफैक्चरिंग करता है, जबकि जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो डेली बेसिस पर जो काम में लेते हैं, फूड ग्रेन्स वगैरह हैं या फिर जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको जो है जरूर ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है दूसरे कंट्रीज के ऊपर। लेकिन वो इंपोर्ट करेगा मेडिटेरियन सी से, और मेडिटेरियन सी पर पूरी तरीके से कंट्रोल किसका है, इजराइल का है। इसीलिए ये एक नर्क की तरह जो है पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम लोग करें मेडिकल सप्लाईज की, तो मेडिकल सप्लाईज के अंदर जितनी भी मेडिसिन हैं, आप लोग देख सकते हैं गाजा डिपेंड्स ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन इंपोर्टेड मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट ड्यू टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ एनी डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल एंड बायो मेडिकल इंडस्ट्रीज। तो पूरी तरीके से ये क्या है, इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए ये ओपन एयर प्रिजन तो है ही, लेकिन अब वर्तमान के अंदर ये एक नर्क के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से गाजा स्ट्रिप जो है इसका ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये आज जो ओपन प्रिजन है किस तरीके से एक नर्क के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। आई होप आप लोगों को लेक्चर से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे यूपीएससी आंसर राइटिंग कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। कूपन कोड यूज करना है विजय, जिससे आप लोग को फ्लैट 50% और एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।